नाइल की बरसात पर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आखिर तक जरूर सुनिए। बहुत मजा आने वाला है। रात के करीब 1 बजे मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं चुपचाप उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी बेड पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे मुझे भाभी की सल्की नाइटी की चमक दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपने कदम बढ़ाए और देखा कि भाभी गहरी नींद में थी। उनका चेहरा सुकून से भरा हुआ था और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा जिस्म साफ नजर आ रहा था। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरा सुया हुआ घोड़ा जाग गया था। फिर भाभी को दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम दिलशाद है। मैं मुल्तान शहर का रहने वाला हूँ। मेरा कद 8 फुट है। मेरे घोड़े का साइज 13 इंच लंबा और 6 इंच मोटा है। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए मुल्तान से कराची जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने वाली सीट पर एक भाभी बैठी थी। वो बहुत खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। इसके चेहरे की एक अलग ही चमक थी और उसके लंबे बाल उसे मजीद खूबसूरत बना रहे थे। उनका भरा हुआ बदन, गोल गोल सनहरी और मिस्तगट्ठा जिस्म। भाभी को देखकर मुझे बहुत सुकून और मजा आ रहा था और यकीनन मेरी निगाहें उन्होंने खींच ली थीं। ट्रेन चलते चलते मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करूं। फिर मैंने हिम्मत इकट्ठी की और उनसे बातचीत शुरू की। भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया कि मैं कराची जा रहा हूँ। ये सुनकर वो बोली, अच्छा, मैं भी कराची की रहने वाली हूँ। मुल्तान अपने शौहर से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो भाभी ने अपना नाम दानिया बताया। मैंने कहा, अच्छा, आप कराची में किस जगह पर रहती हैं? उन्होंने कहा कि मैं गलशन इकबाल में रहती हूँ। हम एक दूसरे से बातें करते करते अच्छा लगने लगा। भाभी की बात सुनकर मुझे उनका वक्त और भी अच्छा लगने लगा। ट्रेन में सफर करते हुए हमने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातें की। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक मोटरसाइकिल कंपनी में है और भाभी ने मुझे हौसला दिया। भाभी के साथ ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें चलती रहीं। मैं पूरे रास्ते उन्हें ही देखता रहा। वो बहुत ही मस्त माल लग रही थी। शायद भाभी ने भी नोट कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। रात के करीब 12 बज चुके थे जब ट्रेन कराची स्टेशन पर रख गई। मैं और दानिया भाभी दोनों ही ट्रेन से बाहर निकले। भाभी का बैग बहुत भारी था, तो मैंने उनकी मदद के लिए कहा, भाभी लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूँ। उन्होंने निहायत शाइस्ता तरीके से मेरा शुक्रिया अदा किया और हम दोनों स्टेशन से बाहर गए। गलशन अकबाल में रात गहरी लगने लगी थी और आसपास ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। स्टेशन के बाहर पहुंचकर भाभी ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि शायद होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन भाभी ने कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो तुम हमारे घर आ सकते हो। घर पास में ही है और तुमने मेरी मदद भी की है। मुझे भी रात में बैग उठाने में मुश्किल हो रही है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। रात काफी हो चुकी थी और मुझे भी होटल ढूंढने की बजाय भाभी के घर जाना ज्यादा सही ही लगा। हम दोनों रेलवे पटरी पार करके भाभी के घर की तरफ बढ़े। चलते चलते मैंने भाभी से पूछा, आपका घर कितना दूर है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और। तुम देखना, मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली। जब हम उनके घर पहुंचे तो भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचकर मैंने कहा था, निक्यू भाभी। भाभी ने कहा था, निक्यू तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरी बहुत मदद की है। घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर लगी सजावट ने घर को एक खास माहौल दिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, दिलशाद, तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी। भाभी, चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तुम भी सामने वाले कमरे में जाकर कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं उस कमरे में चला गया जहां उन्होंने इशारा किया था। वहां जाकर
मैंने अपने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। मैंने एक आराम टी शर्ट पहन ली थी। थोड़ी देर बाद भाभी अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने काले रंग की सलक की नाइटी पहनी हुई थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे, पर इन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उन्हें देखा और वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही हूं क्या? मैंने जल्दी जवाब दिया, अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी इस बात पर वो भी मुस्कुराएं और फिर किचन में खाना बनाने चली गईं। मैं वहीं बैठा अपने फोन में कुछ देखने लगा और भाभी ने किचन में चावल और सब्जी तैयार करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में किचन से पक रहे खाने की खुशबू आनी शुरू हो गई और मेरे पेट में हल्की सी भूख और तेज हो गई। भाभी ने मुझसे कहा, खाना बस बन गया है, तुम मेज पर बैठ जाओ। मैं मेज पर बैठ गया और उन्होंने मेरे सामने चावल और सब्जियां पेश की। अब वो खाना खाने लगे। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। भाभी ने पूछा, खाना कैसा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने कहा, घर भी अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? मैं थोड़ा चौंका और मैंने बोला, वो भी बहुत अच्छी है। उस पर वो थैंक यू बोलकर खाना खाने लगे। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से निगाहें छिपा रहे थे। फिर भाभी ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का टाइम किया है? तो मैंने बोला, कल बजे। भाभी ने कहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर ही जाना। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों ने खाना खत्म किया। खाना सादा लेकिन बहुत मजेदार था। हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। उन्होंने अपने खानदान के बारे में बताया कि उनके शौहर मुल्तान में काम करते हैं और कराची गुलशन इकबाल में अकेले रहती हैं। उसके हंसते हुए अंदाज ने मुझे उनकी इज्जत और भी ज्यादा कर दी। रात गहरी हो चुकी थी और हम दोनों ने खाना खाकर बर्तन साफ किए। फिर भाभी ने कहा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, सुबह जल्दी उठना है ना? फिर मैंने पूछा, आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हैं? आपके रूम से बहुत अच्छी महक आ रही है। इस पर वो हंस कर बोली, सब लेडीज परफ्यूम है, तुम्हारे मतलब के नहीं है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ खामोश था, मैं भाभी के कमरे में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोली, तुम और कुछ भी बताओगे? मैंने हंस कर कहा, क्या पूछना चाहती हो? भाभी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी जॉब यहां लग गई तो फिर तुम कहां रहोगे? मैंने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, कमरा लेना पड़ेगा रेंट पर। वो थोड़ी खामोश हो गई, फिर कहने लगे, क्या तुम मेरे घर पर रह सकते हो? मैंने थोड़ा हचकचाते हुए कहा, भाभी आपके घर पर कब तक रहूंगा? भाभी ने हिंसते हुए कहा, जब तक तुम रहना चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ गई और बोली, ठीक है, किराया पर रह लेना। जो किराया तुम बाजार में दोगे वो मुझे दे दिया करो, तुम्हारे सहारे से मेरा भी दिल लग जाएगा। मैंने उस तजवीज के बारे में बात की। वाकई एक अच्छा फैसला था। मैंने कहा, ठीक है, पहले नौकरी तो लगने दो, तभी तो पता चलेगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे पता? वो बोली, बस मुझे पता है। मैंने कहा, देखते हैं। भाभी ने फिर से पूछा, अगर नौकरी लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने सर हिलाया। इस बात से हमारे दरमियान एक अच्छी समझ बन गई थी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा, भाभी, अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह मुझे भी जाना है। भाभी बोली, अरे हाँ, मुझे भी जॉब पर जाना है। वो भी किसी कंपनी में काम करती थी। मैंने पूछा, मैं यहाँ कहाँ सोऊंगा? भाभी ने कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मैंने थोड़ी हचकचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। भाभी ने फिर कहा, दूसरे कमरे में सफाई नहीं, तुम यहीं पर मेरे कमरे में ही सो जाओ। फिलहाल मैंने उनकी बात मान ली। मैंने उनसे बस्तर मांगा और नीचे डालकर सो गया। भाभी ने कहा, ये मेरे बीड पर मेरे साथ सो जाओ। मैंने मना कर दिया, लेकिन भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो मुझे कंबल देकर बेड पर लेट गईं और मैंने नीचे लेटने का फैसला किया। धीरे धीरे कमरे का माहौल पर सुकून हो गया। रात के सुकून भरे माहौल में मुझे लगा कि ये अनजान मुलाकात हमारे लिए एक नए सफर का आगाज हो सकती है।
अब रात के करीब 1 बजे में उठा और वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा भाभी मेरी तरफ पेट करके लेटी हुई थी और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा जिस्म साफ दिख रहा था। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। मेरा सोया हुआ घोड़ा जाग गया था, लेकिन मैं कंट्रोल करके सो गया। सुबह भाभी ने 8 बजे उठा दिया और बोली, उठो और अभी चाय पी लो। मैंने मना बनाते हुए कहा, भाभी मैं चाय नहीं पीता। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। अब हर बात डबल मीनिंग में कर रही थी, लेकिन मैं अनजान बनते हुए सब कुछ इग्नोर कर रहा था। ट्रेन में तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और जॉब का क्या हुआ मुझे बताकर जाना। इंटरव्यू में तुम्हारा जॉब का क्या हुआ? मैं ओके बोलते हुए निकल गया। मैं एक ऑटो पकड़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं दिन में 3 बजे वापस आया तो भाभी का घर लॉक था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं भाभी का फोन नंबर लेना भी भूल गया था। मैंने भाभी के आने का इंतजार किया। शाम के 7 बजे भाभी आए। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थीं। आते ही भाभी बोली, और सूरी मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को बोलने लगे। फिर भाभी बोली, तुम थोड़ा रखो, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। आज भाभी लोअर और एक सादा सी टी शर्ट पहनकर बाहर आए। भाभी बोली, हाँ अब बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझको घर जाना है। उस पर भाभी थोड़ी उदास हो गईं और बोली, क्या हुआ? इंटरव्यू सही नहीं हुआ? क्या जॉब नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको मना कैसे कर सकते हैं वो लोग? ऐसा लग रहा था कि यकीन मानो जैसे उनको इस बात का बहुत दुख हुआ हो। मैंने भाभी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जॉब लग गई है और मुझको 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। उस पर भाभी खुश होकर पूछने लगे कि फिर घर क्यों जा रहे हो? उनके पूछने से साफ पता चल रहा था कि जैसे भाभी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं। मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊंगा और अपने कपड़े भी ले आऊंगा और कुछ जरूरी सामान भी लाना है। इस पर भाभी ने एक आंखों से पूछा, वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि जैसे मेरे बगैर भाभी का दिल ही नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं जरूर आऊंगा। फिर भाभी थोड़ी खुश हो गईं और बोली, जाओगे? कब ट्रेन कब की है? मैंने बोला कि कल मॉर्निंग की है। नाइट की ट्रेन में कोई सेट नहीं है। इस पर भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गईं और बोली, ओके तो फिर आज तुम्हारे लिए रूम की सफाई करती हूँ और शाम को पार्टी करते हैं। मैंने बोला, पार्टी किस लिए? भाभी बोली, अरे तुम्हारी जॉब लग गई है, उसलिए पार्टी करते हैं, शाम को पार्टी दो। मैंने उनसे कहा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, पार्टी में दे दूंगी। जब तुम्हारी सैलरी आ जाए तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई थी। भाभी ने पूछा, खाना घर पर खाओगे? बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, और पीना कहाँ है? इस पर मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? भाभी बोली, ड्रिंक नहीं करते हो क्या? मैंने बोला, करता हूं, मगर उससे पहले मैं कुछ और बोलता तब तक भाभी बोली, बस तो फाइनल हो गया, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उन्होंने मुझको 500 रुपए दिए और बोली, एक रेड लेबल की बोतल और कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आना, और हाँ, एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान पर बोतल लेने पहुंचा तो देखा 500 की एक बोतल मिल रही थी। दरअसल में कभी भी बलीक में नहीं गया था। खैर, मैंने एक बोतल ले ली और कुछ फरोट और ड्राई फरोट लेकर घर आ गया। तब तक भाभी ने खाना तैयार कर दिया था। आलू गोभी की सब्जी और पूरी पक चुकी थी। भाभी ने मुझे आता देखकर कहा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा, मगर मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं। भाभी ने मुझे एक लोअर और एक टी शर्ट ला कर दी और बोली, ये पहन लो।
मैं भी उनके दिए कपड़ों को लेकर अपने रूम में आ गया और नहाकर कपड़े पहन लिए। जब मैं भाभी के रूम में पहुंचा तो भाभी अभी नहा रही थीं। मैंने आवाज दी तो बोली, तुम सामान लगा दोगे, तब तक मैं आती हूँ। उन्होंने मुझको गिलास पानी की बोतल बताई और प्लेट वगैरह के बारे में बताया कि किचन में सब रख दिया है। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। ड्राई फ्रूट डिश में रख दिए और ड्राई फ्रूट प्लेट में सजा दिए। दोनों गिलासों में पैक बनाकर रख दिया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और टेबल पर सब सामान तैयार था। जैसे ही भाभी अंदर कमरे में आए, मैं उन्हें देखता ही रह गया। भाभी बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मैं भाभी के जिस्म को ही देखे जा रहा था और ये बात भाभी ने अच्छी तरह समझ ली थी। उन्होंने उठकर पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने उनकी जानिब से नजर हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आपकी खूबसूरती देख रहा था। वो हंसने लगे और मैं पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डालने लगा। भाभी मेरे पास ही मेरे साथ बैठ गईं। उनके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उनके परफ्यूम की महक मधुश गंध थी। फिर हम दोनों ने एक पैग लिया और बातें करने लगे। तभी भाभी बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूं? मैंने कहा, सच में भाभी अब बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी बोली, बहुत अच्छी लग रही हो या कुछ बहुत अच्छी लग रही हो? मैं इस बात पर कुछ नहीं बोला और पैग को एक झटके में खाली कर दिया। अब दूसरा पैग बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। भाभी ने कहा, अरे इतनी जल्दी किया है, इस बार पैग में बनाती हूँ। ये कहकर भाभी ने अपना पैग नीचे रखा और हाथ से बोतल लेकर दूसरा पैग बना दिया। फिर पैग खत्म करके भाभी ने सिगरेट की डब्बी उठाई और एक सिगरेट निकाली और लगा ली। भाभी ने टांग खींचते हुए कहा, दिलशाद एक बात पूछूं? भाभी पूछो ना। भाभी ने कहा, सच बताओगे या झूठ? मैंने कहा, भाभी सच बताऊंगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी ने मेरी तरफ आंख दबकर कहा, बताओ ना। मैंने कहा, भाभी बस एक ही है। भाभी ने कहा, तुमने उसके साथ कभी ताल्लुक बनाया है? मैंने कहा, हाँ भाभी। भाभी ने कहा, कितनी बार? मैंने कहा, बस 2 बार। ये कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट ली और भाभी की तरफ देखने लगा। अब भाभी मुझको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। बस दिल कर रहा था कि इस खूबसूरत भाभी को यहीं पर पकड़कर बस उसके साथ अभी लड्डू खेलूं। भाभी ने कहा, बताओ ना दिलशाद, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने कहा, बताओ ना प्लीज, तुमको मेरी कसम क्या सोच रहे हो, बताओ। मैंने कहा, भाभी अब तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी हंसती हुई बोली, हाँ वो तो मुझको पता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत हूँ। तुम्हारे भाई भी यही बोलते हैं। वो जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा, भाभी भाई यहाँ पर क्यों नहीं रहते? वो बोली, तुम्हारे भाई मुल्तान में जॉब करते हैं और मेरी जॉब यहीं पर है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब दिल करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी। कभी कभी वो भी मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने कहा, तुम बताओ, तुम कैसे मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है तब मिल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इन बातों के दरमियान हमारे गिलास खाली हो गए थे। भाभी ने बोतल उठाई और पैग बनाने लगे। हम दोनों ने पैग खत्म किया और मैंने सिगरेट सलगा ली। तब मैंने महसूस किया भाभी का हाथ मेरी राह पर घूम रहा था। मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी मुस्कुरा रही थीं। फिर भाभी ने मेरे हाथ से सिगरेट ले ली और बूसा मारकर मेरे मना पर मारती हुई बोली, मुझको तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, भी अब तो आप भी मुझको बहुत अच्छी लगने लगे हो। आपकी शादी हो गई है, नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। ये कहकर मैं हंसने लगा। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, दिलशाद में भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर मैं सोचने लगा और बोला, भाभी कुछ भी? भाभी बोली, हाँ कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे। मैंने फिर से कहा, देख लेना मैं कुछ भी कर सकता हूं। भाभी बोली, करके दिखाओ, तभी तो पता चलेगा क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी में मजा आ रहा होगा। फिर रात भर हमने लड्डू गेम खेली थी। चलो अब जाओ और जल्दी से वापस आकर मेरी बची हुई आग को बिझा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दोस्तों, उस कहानी में एक मंजर है जहां एक औरत का चेहरा मुस्कुराते हुए खूबसूरत
और आईने से आर पार होता है। इस तरह के हालात ये शक पैदा करते हैं कि किसी भी रिश्ते में ख्वाह वो खानदानी हो या दोस्ताना, बज़ाहिर और सजावट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक सच्चा रिश्ता तभी फलता फूलता है जब दोनों परंदे एक दूसरे की तरफ तलाश करते हैं। हमें किसी की जाती हुदूद को पाने में नाकामी जाहिर करती है कि किसी की तरफ मुतवजा होना समझ में आता है, लेकिन इस उसूल को बरकरार रखना हमें उम्मीद है। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमारे ऐमाल न सिर्फ हमारी इकासी करते हैं बल्कि दूसरों की भी इकासी करते हैं। इसलिए इंसान को अपने ऐमाल और नेक ऐमाल पर काबू रखना चाहिए और अपनी तकदीर की नजर को बरकरार रखना चाहिए। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि रिश्तों में एतमाद और एहतराम की क्या अहमियत है। कहानी के किरदारों के बाहमी मील ये बात वाज़ेह होती है कि अगर किरदारों के बाहमी मील जोल से ये बात वाज़ेह राम ना हो तो वो रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। रिश्तों में एहतराम और गर्मजोशी सबसे अहम चीज है, चाहे वो भाई बहन दोस्त के दरमियान क्यों ना हो। कहानी में ये भी वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह की खुद गर्जी और खुद गरज रवैया हमें नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी किस्म के रिश्ते में खुद गर्जी से ग्रेज करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते टूटने और नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। जाती अच्छाई और बड़ी खूबियां दूसरों पर मुसल्लत करना गलत है। एक और अहम सबक जिसको सीखना है वो ये है कि इंसान को खुद आगाह होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इसके अच्छे और बड़े इरादे किया हैं और उन्हें कहाँ तक महदूद रखना चाहिए। एक ईमानदार और पुख्ता सोच रखने वाले शख्स को अपनी हुदूद के हुकूक का एहतराम करता है। मुआशरे के हर फर्द की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, जो इसलिए हर फर्द को मुआशरे की अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी रिश्ते का एतमाद ईमानदारी और बाहमी अफहाम व तफहीम पर मबनी होता है। अगर रिश्ते उन चीज़ों पर मबनी ना हों तो उनके दरमियान झगड़ा और जुदाई लाजमी है। इसलिए हर रिश्ते में हम आहंगी तफहीम और एतमाद होना चाहिए ताकि वो देर तक कायम रह सके। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपनी अज़ादतों को इस्तेमाल करते हुए हर हाल में सही फैसला करना चाहिए। गलत फैसला न सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है बल्कि इसका दूसरों पर भी मनफी असर पड़ता है। इसलिए किसी भी सूरत समझ बोझ का होना बहुत बहुत जरूरी है। हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में बराबरी का होना जरूरी है, चाहे वो जाती ताल्लुक हो या साबका ताल्लुक की वजह से रिश्तों में तनाव और तनाज़ा पैदा हो सकता है, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं। ख़वातीन का एहतराम, शाइस्तगी और वक़ार हर मुआशरे का मामूल होना चाहिए। जिस मुआशरे में लोग एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करते हैं, वहाँ सच्चे और पायदार रिश्ते होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने पाकीज़ा रिश्तों का पासबान बनाए और दूसरे की बहन माओं को अपनी बहन माँ समझने की तौफीक इता फरमाए। आमीन।